हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी रूम। मैं हूं आपके एजुकेटर कुसुम और आज हम हमारा 5वां अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम मुद्रण संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है मुद्रण संस्कृति? ये होता है हमारा प्रिंट कल्चर। प्रिंट मतलब अगर आप आज जो भी किताब पढ़ते हो, ठीक है, आपको उसमें जो चीजें लिखी हुई है वो कहीं ना कहीं से तो प्रिंट होकर आई है। ठीक है, अगर कोई किसी चीज का ज्ञान उसमें दिया हुआ है तो कोई एक व्यक्ति होगा ना जिसने वो ज्ञान हासिल करा और आप लोगों तक पहुंचाया। तो वो कैसे शुरू हुआ, पहले किस तरह से लोगों तक ज्ञान पहुंचाया जाता था, फिर बाद में मॉडर्न वर्ल्ड में आधुनिक दुनिया तक ये कैसे आया, कैसी कैसी एडवांसमेंट हुई। एडवांसमेंट इन द सेंस, अगर आप देखते हो आज आप प्रिंटिंग, अगर आपको कोई चीज फोटोकॉपी करवानी है, प्रिंट करवानी है, तो बड़े बड़े प्रिंटिंग मशीन होती है। तो ये चीज यहाँ तक कैसे पहुंची हम उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, अगर आप देखो कि बिना प्रिंटिंग के एक वर्ल्ड कैसा होगा, अगर प्रिंटिंग ही नहीं है कहीं पर, ठीक है, प्रिंटिंग अगर हो ही नहीं रही है तो क्या हो सकता है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका। ऐसा सोचो जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं कई जगह घूमी और मैंने कोई ज्ञान हासिल कर लिया। मैंने देखा कि हाँ, लोगों जानवरों में ऐसा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, या किसी भी चीज के बारे में मैंने सीखा, क्योंकि मैं घूमी, मैंने सीखा। अब मैं चाहती हूँ मैं उस चीज को 100 लोगों तक बताऊं। कैसे बताऊंगी? पहले तो प्रिंट कल्चर था ही नहीं ना। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये था, जो ज्ञान रहता था ना वो काफी सीमित रहता था। मैंने हासिल किया, मैं जितने लोगों से बात करूंगी सिर्फ उतने लोगों को ही बता पाऊंगी उसके बारे में, पूरी दुनिया को नहीं बता सकती थी। तो ज्ञान क्या था, काफी ज्यादा सीमित रह गया था। ठीक है। अब तो क्या करते थे उस टाइम पे लोग, एक मैं दो वर्ड्स बताती हूँ, श्रुति और समृद्धि। इसका मतलब होता है सुनना और याद रखना। आपने जैसे पुराने गुरुकुल में देखा होगा, तो तब किताबें कॉपी थोड़ी ना कुछ होती थी, भले ही वो पत्तों पे लिखकर बताते होंगे, बट पहले चलता था कि तुमने सुना और तुम्हें याद रखनी है वो चीज। तो लोगों की ना तब रिटेंशन पावर, याद रखने की क्षमता भी काफी ज्यादा अच्छी होती थी। जैसे उनके गुरुकुल में गुरुजी ने कोई ज्ञान दिया, उन्होंने वो एकदम अच्छे से सुना उस टाइम, और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करते थे अपनी लाइफ में। तो सारी चीजें कुछ इस तरह से चल। अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि ये जो प्रिंट कल्चर है ये कहाँ से आया, कहाँ से उसकी जो रूट थी, ठीक है, वो कहाँ से निकल के आई। वो थी ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, ठीक है, कोरिया। फिर वहां से गई वो यूएस, यूरोप, ठीक है, ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज में गई। फिर हम इंडिया की बात करेंगे कि हमारे इंडिया में ये कैसे आई। दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल था इसमें, जैसे मशीन्स वगैरह है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट किया गया। पहले लोग हाथ से क्या, पेपर पे लिख देते थे। प्रिंटिंग कहाँ से आई, वो टेक्नोलॉजी कैसे आई, 10 फोटो कॉपी निकालने की, प्रिंट करने की, उन सब चीजों के बारे में। और हम तीसरा ये पढ़ेंगे कि लोगों में क्या असर पड़ा इसकी वजह से, लोगों की जिंदगी में क्या चेंज आया। बिना प्रिंटिंग के कैसी चल रही थी लोगों की जिंदगी, और प्रिंट आने के बाद क्या हो गया, पूरी दुनिया में क्या क्या चेंजेस आए, हम उसके बारे में शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, पहले हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। मुद्रण के इतिहास ने समकालीन दुनिया को आकार दिया है। यह इतिहास क्या है? मुद्रित साहित्य का प्रसार कब शुरू हुआ? इसने आधुनिक दुनिया को बनाने में कैसे मदद की? आधुनिक आधुनिक दुनिया, वही मॉडर्न वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हम अब सबसे पहले शुरू करेंगे, इसका प्रसार कब शुरू हुआ। ठीक है, मैं आपको बात करूं, अगर अच्छा शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताती हूँ एडी के बारे में और बीसी के बारे में। अगर आपको पता हो, अगर आपको ये टाइमलाइन नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। इधर देखो, ये है 0। ये होता है हमारा जीसस क्राइस्ट ने जब जन्म लिया था, ठीक है, वो जब बॉर्न हुए थे। उससे पहले के टाइम को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि बिफोर जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले। और उसके बाद के टाइम को हम बोलते हैं एडी। अब आपको लगेगा आफ्टर दैट, उनके मरने के बाद। मरने के बाद कैसे होगा, क्योंकि समझ लो वो 100 साल तक जिए, तो हम तो ये पूरी टाइमलाइन ही खा गए ना। तो इसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद जो भी टाइम चल रहा है। अभी हम 2021 में है, तो ये भी जो है ये हमारा एडी ही चल रहा है, एनो डोमिनी ही चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारे बिफोर क्राइस्ट और ये होता है हमारा एनो डोमिनी। अच्छा, अब हम बात करेंगे चीन के बारे में। चाइना में सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले प्रिंटिंग कल्चर शुरू हुआ था। तो लोग क्या करते थे वहां पे ना, हैंड प्रिंटिंग चलती थी। अब हैंड प्रिंटिंग क्या होती है, आपको लगेगा हाथ से कैसे प्रिंट कर सकते हैं। हैंड प्रिंटिंग में ये होता था, जैसे समझो एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, लकड़ी का ब्लॉक है, उस पे मैंने नकाशी कर दी। अगर जैसे आप भी अपनी स्कूल की बेंचों पे अगर आपने देखा हो, आप भी पता नहीं वो पेंसिल से उसको खोद वो देते हो कुछ उस टाइप से। तो पहले ना वो वुडन ब्लॉक्स पे लेटर्स बनाते थे, उस पे लिखते थे। फिर उस पे क्या करते थे, वो इंक डाल देते थे। उस पे इंक डाली, फिर उसको पेपर पे छाप दिया। तो ऐसे काफी सारे वो पेपर पे छाप देते थे, तो एक ही चीज 10 जगह पे क्या होती थी, प्रिंट हो जाती थी। लेकिन अब
ये काम है, तो इसकी ना कुछ कुछ नेगेटिव, इसकी कुछ कुछ लिमिटेशंस भी थी। क्या थी कि जो पन्ने होते थे ना तब काफी ज्यादा पतले होते थे। अब जैसे कोई चीज अगर मैं अभी भी आपको एग्जांपल देकर बताऊं, आप भी कभी ट्राई करना, ठीक है, कहीं इंक डालना और पेपर पे छापना, तो आप देखना कि इतना पतला पेपर होता है कि दोनों तरफ छप जाती है वो चीजें, ठीक है। तो पहला तो ये था कि जो इंक थी वो दोनों जगह छप जाती थी, ये इसकी नेगेटिव पॉइंट हो गई। दूसरा, जो पेपर होते थे क्या होते थे, काफी ज्यादा थिन होते थे, पतले से होते थे, ठीक है। आपको ये चीज समझ में, मैंने अभी बताया कि हाँ, जब मैं ये एडी की बात करी थी, एनो डोमिनी की, हाँ, तो ये जो प्रिंटिंग कल्चर है, अगर मैं चाइना की बात करूं, ठीक है, चीन में ये फाइव एक सेकेंड, एडी 594 में शुरू हुआ था, ठीक है। ये इसका टाइमलाइन था, आप थोड़ा ध्यान रख लेना, जैसे मैंने इधर 500 मार्क कर दिया, इधर 1000, तो कुछ इधर इनके बीच में ये जो था, ये यहाँ पे क्या प्रिंटिंग कल्चर शुरू हुआ था। अब कि चाइना में कैसे कैसे ग्रो करने लगा, ठीक है, और कैसे कैसे बढ़ने लगा, ठीक है, किताबों पे प्रिंट करते हैं, बट और प्रिंटिंग, इसके क्या कारण थे जो इतना बढ़ने लगा। अच्छा, क्या होता था जब चाइना में हमारा इंपीरियल सिस्टम चालू था, तो वही राजा महाराजा रहते थे। तो अब राजा महाराजा है, ठीक है, उनकी पूरी एम्पायर है, डायनेस्टी है, तो वो लोगों को हायर करते थे, काम पे रखना होता था ना। तो जिन लोगों को वो काम पे रखते थे ना, एक तरह से हम उनको बोल सकते हैं सरकारी अफसर, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए। अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश टर्म क्या होता है, इनको बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हमारे सरकारी, जो लोग सरकारी अफसर होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, हम कर्मचारी ही बोलते हैं। तो बेसिकली वो राजा महाराजा के टाइम पे वो राजा वगैरह उन लोगों को हायर करते थे, काम पे रखते थे। तो क्या होता था, अब ऐसे ही तो अब कंपनी में भी जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो लोग ऐसे ही तो नहीं हायर कर लेते, एग्जाम लिखना पड़ता है। तो क्या हुआ, राजा के दरबार में जब लोगों को काम करने के लिए बुलाया जाता, तो इन लोगों को एक एग्जाम देना होता था, ठीक है। अब एग्जाम की तैयारी भी तो करनी होती थी, कैसे तैयारी करेंगे, तो उनके लिए पढ़ने के लिए किताबें छपवाई जाती थी। तो जिसकी वजह से प्रिंटिंग कल्चर क्या हुआ, फ्लरिश हुआ। पहला रीजन क्यों, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी को राजा महाराजा के यहाँ पे ये जो ब्यूरोक्रेट्स इनको काम करना पड़ता था, जिनके लिए एग्जाम क्लियर करना पड़ता था, जो जो रिक्रूटमेंट होती थी वो पढ़ाई के बेसिस पे होती थी, ठीक है। तो इनको बुक्स वगैरह रीड करनी होती थी, तो वो बुक्स छपती थी। दूसरा ये कारण था, जो अगर हम थोड़ा डेवलप एरिया देखें, जो हम हमारा अर्बन कल्चर देखें, तो वहां पे जो मर्चेंट्स होते थे, जो व्यापारी वगैरह हैं, ठीक है, आज हमने इतना माल दिया, इतना पैसा आया, इसको इतना देना है, इतना बाकी, तो उसके लिए वो एक बही खाता, अगर हम बोले जैसे, ठीक है, पहले प्रॉपर उतना सिस्टम नहीं था बही खाता वाला, बट हाँ, वो मेंटेन करते थे, लिख कर रखते थे। तो तब लोगों को भी लगता था कि हाँ, और जो मर्चेंट्स ट्रेडर्स क्या होते थे वो अमीर होते थे, तो उनको लगता था हाँ, पढ़ने के लिए हमें ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से भी लोगों ने ये सब चीजें सीखना शुरू किया, ठीक है, अर्बन कल्चर की वजह से। तो इसलिए ये प्रिंट वाला कल्चर थोड़ा और मॉडिफाई हुआ। और जो रिच वुमेन्स थी, मतलब अमीर घर की जो औरतें थी, अब उनको तो कोई काम धाम नहीं करना रहता था, तो वो क्या करती थी, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, यही सरकारी कर्मचारी, अब उनकी वाइफ है, ठीक है, तो उनके पास पैसा होता था, तो और क्या ही काम करेंगे, तो वो अपना क्या करती थी, उन्होंने लिखना शुरू किया, पोएम्स लिखना शुरू किया, गाने लिखना शुरू किया, अलग अलग चीजें लिखना शुरू किया। तो जिसकी वजह से भी हमारा क्या है, ये प्रिंट कल्चर काफी ज्यादा उभरने लगा। अब हम बात करते हैं मशीन या यांत्रिक छपाई में बदलना, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हाथ की जगह धीरे धीरे मशीन वगैरह आई, तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे से जानेंगे। अभी मैं आपको एक बात बता देती हूँ। एक आदमी था मार्को पोलो, वो चाइना आया, उन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी वगैरह देखी कि हाँ, यहाँ प्रिंटिंग चल रहा है, फिर वो अपने यूरोप में गया, ब्रिटेन में गया, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ये प्रिंटिंग कल्चर, ठीक है, छपाई वाला कल्चर। तो वो लोग तो वहां मैंने बताया था इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां पे जो मशीन वगैरह का है वो काफी जल्दी आ गई थी, तो उन लोगों ने वो सारी चीजें मशीन या यांत्रिक तरीके से करना शुरू कर दिया, फिर वही चीज लाके उन्होंने चाइना में वापस दे दी। तो इस तरह से ये हुआ। इसके बारे में हम आगे डिटेल में और जानेंगे कि मशीन्स वगैरह कैसे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जापान की, तो क्या आते हैं कुछ बौद्ध मिशनरीज जो होते हैं, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ये जो रिलीजियस लोग होते हैं ना, ये चाहते हैं कि हमारा रिलीजन सब लोग फॉलो करें। तो पहले ये चाइना से जापान में गए, ठीक है, चीन के बौद्ध मिशनरीज, इनको ट्रैवल करना पसंद था, अपनी प्रीचिंग्स देना, अपना ज्ञान दूसरों को बांटना, या अपने रिलीजन के बारे में औरों को बताना इन्हें अच्छा लगता, तो ये अलग अलग ट्रैवल करते थे। तो वही जो हमारे चीन के बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, वो जापान गए, उन्होंने जापान के लोगों को इस चीज के बारे में बताया, प्रिंट के बारे में, मुद्रण संस्कृति के बारे में बताया, ठीक है। कब किस टाइम पे बताया, एडी 7, ये इनकी टाइमलाइन थी। चाइना में आया हमारा कुछ 594 के अराउंड, और जापान में कुछ इस टाइम के पास आया। तो तब वहां पे ये बुद्धिस्ट मिशनरीज ने प्रिंटिंग कल्चर को क्या है बताना शुरू किया। तो वहां पर एडी 868 में, मतलब
एक सेकेंड इधर लिखती हूँ। AD 868 में इनकी पहली किताब लिखी गई थी, उसका नाम था बौद्ध डायमंड सूत्र। क्या नाम था इसका? आपको ये जो नाम है ना, ये काफी याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में जो है ना, जो ये वन मार्कर है, जो ये एक एक शब्द में जिनका जवाब देना होता है, वो क्या है, वो काफी ज्यादा है। तो जो जापान की पहली किताब थी वो कौन सी थी? डायमंड सूत्र। और मैं चाइना का बताना भूल गई थी, तो चाइना ने पहली जो किताब लिखी थी वो उसका नाम था अकॉर्डियन बुक, उसका नाम था अकॉर्डियन। याद रखना, चाइना ने जो पहली किताब प्रिंट करी थी उसका नाम था अकॉर्डियन, जापान ने जो प्रिंट करी थी उसका नाम था डायमंड सूत्र। अब डायमंड सूत्र में बेसिकली रिलीजन के बारे में बताया था, रिलीजियस कल्चर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। तो ये 6 पन्नों की किताब थी। अब जापान में कैसे कैसे फ्लरिश होने लगा, जापान में कैसे कैसे प्रिंटिंग, अब वहां के जैसे समझ लो लोग बोर हो रहे हैं, तो उन्होंने कार्ड्स वगैरह खेलना शुरू किए कर दिया, कार्ड पे प्रिंटिंग होने लग गई, प्लेइंग कार्ड पे, टेक्सटाइल पे चित्र बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और क्या होने लगा, ये जो हम देखते हैं, जो विजुअल होता है, अच्छा जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो जापान है ना, वहाँ पे टी सेरेमनी होती है। ये जो ईस्ट का ये जो कल्चर है ना, ईस्ट एशिया का, हमारे यहाँ पे तो हम बोर हो रहे हैं चाय पी लेते हैं, नींद उड़ानी है चाय पी लेते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, जापानीज और चाइनीज में एक प्रॉपर टी सेरेमनी होती है, अच्छे से एक तरह से मनाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, एक तरीके से बैठते हैं वो लोग, जगह होती है बैठने की, फिर वहां पर सर्व करते हैं। तो इन सब चीजों को ना, इन सब कल्चर को एक पिक्चर के द्वारा दिखाया गया। लोग पेंटिंग वगैरह बनाते थे कि हाँ, दो लोग ऐसे बैठे हैं, चाय सेरेमनी हो रही है। तो इन सब चीजों को भी क्या है, प्रिंटिंग की तरह, पेंटिंग के द्वारा ये सब क्या है, बढ़ाया गया। पहले तो बुक्स सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बारे में लिखी जाती थी। धीरे धीरे जापान में क्या हुआ, रिलीजियस के अलावा भी लोग विमेन्स के बारे में लिखने लगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं म्यूजिक्स के बारे में लिखने लगे, मैथ्स की किताबें, कैलकुलेशन, काफी सारी अलग अलग चीजों के बारे में क्या लगे, लिखने लगे। तो तभी क्या होता है, हमारे आर्टिस्ट निकल कर आते हैं, काफी सारे आर्टिस्ट होते हैं। तो उनमें से ही एक आर्टिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है कीटागावा उटामारो उकियो। अब आपको लग रहा होगा ये कैसा नाम है, कीटा, मैं आपको फिर से बोल देती हूँ, कीटागावा उटोमारोस यूकियो। कीटागावा यूकोमारोस मतलब ये एक बंदे का नाम है, एक इंसान का नाम है, जो पेंटिंग बनाता है। वो एक तरह से एक कलाकार है, एक आर्टिस्ट है। ठीक है, तो उसकी जो पेंटिंग का स्टाइल है ना, उसको हम यूकियो बोलते हैं, पेंटिंग स्टाइल को। जैसे डांस के देखोगे, नृत्य के कितने अलग अलग स्टाइल है, वेस्टर्न हो गया, हिप हॉप हो गया, ठीक है, और भरतनाट्यम हो गया, उड़ीसी हो गया, तो ये सारे स्टाइल्स है। तो वैसे पेंटिंग का एक स्टाइल था उकियो। अब इस स्टाइल में क्या होता है, उकियो वाले स्टाइल में, जैसे समझो मैं बैठी हुई हूँ और मैं ऐसे देख रही हूँ, और मेरे आगे पूरे वो पानी गिर रहा है, समुंदर बना हुआ है, पेड़ लहरा रहे हैं, तो कोई इंसान उन सब चीजों को देखकर उसको एक पेपर में बना रहे, एक उसका चित्र बना रहे हैं। तो एक तरह से उसको हम यूक्यो टाइप्स का वो बोलते हैं, एक आर्ट बोलते हैं। जैसे इस कला रूप में तैरती दुनिया के चित्र, तैरती दुनिया के चित्र, ये वर्ड याद रखना, फ्लोटिंग वर्ल्ड, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग वर्ल्ड। मतलब जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है, जो नॉर्मल हमारा दिनचर्या है, जैसे नॉर्मल चीजें हो रही है, ठीक है, कल्पना नहीं कर रहे हैं हम, जो देख रहे हैं वो हम बना रहे हैं। ठीक है, यह सामान्य मानवीय अनुभवों का चित्रण शामिल था। इस मुद्रण ने समकालीन अमेरिका और यूरोप की यात्रा की और मोनेट मोनेट और वैन गॉग जैसे कलाकारों को प्रभावित किया। अब जैसे चाइना से जापान में है, अब जापान से भी तो ये दूसरी जगह पर जाएगा ना, तो वैसे ही कुछ लोग जापान में आए, उन्होंने कल्चर देखा, फिर वो लोग उठाकर ये लेकर चले गए उक्यू नाम के कल्चर को यूरोप और अमेरिका में। फिर उन्होंने, जैसे इन कलाकारों का नाम क्या है, जैसे मैनेट हो गया, मोनेट हो गया एंड वैन गॉग हो गया। ठीक है, काफी ये डच हमारे पेंटर है, काफी फेमस है ये। तो इन लोगों ने भी अपने इन्फ्लुएंस हो गए, उन लोगों से सीख कर, उन लोगों से खुश होकर मतलब उनको अच्छा लगा वो चीज देखे, और उनको अपनी पेंटिंग्स में अपनाना शुरू कर दिया, तो वो उनसे प्रभावित हुए। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि यूरोप तक ये प्रिंटिंग कल्चर कैसे पहुंचा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। अच्छा, चाइना में मैंने आपको सबसे पहले बताया था, चाइना में प्रिंटिंग कल्चर शुरू हुआ था। पहले वुडन ब्लॉक्स पे प्रिंटिंग होती थी, लकड़ी के ऊपर। ठीक है, पहली जो इनकी किताब लिखी गई थी वो कौन सी थी, उसका नाम था अकॉर्डियन बुक। ठीक है, फिर जापानीज वाली बुक आई हमारी। ठीक है, आपको ये दो नाम याद रखने हैं। फिर चाइना में कैसे ये कल्चर फ्लरिश कर रहा था, क्योंकि वो सरकारी नौकरी वाले, एक चीज मैंने बताई, और अर्बन कल्चर। ठीक है, लोगों को काम वाम करना था। ठीक है, पढ़ाई लिखने का एक जोश था। जैसे आज आप देखते हो कि वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, काफी ज्यादा जो चीज फेमस है, पब जाना हो गया, पार्टी करना। तो पहले लोगों को पढ़ने का शौक था, सीखने का शौक था, तो इस तरह से वहां पे हो रहा था। फिर हमने जापान की बात करी कि जापान में लोगों ने जो देखा उसका चित्र बनाना शुरू किया, उसकी प्रिंटिंग शुरू हुई। जो विमेन्स वगैरह थी, ठीक है, क्या बोलते, सॉरी, और भी चीजों के बारे में किताब
किताबें लिखी गई, रिलीजियस के अलावा विमेंस के बारे में लिखी गई, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखी गई, काफी 10 चीजों के बारे में किताबें लिखी गई। तो इस तरह से आया। अब हम आगे देखेंगे यूरोप में कैसे आया ये। ठीक है।